हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8 के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली 8 क्लास 10 की, इसका नाम है ऊंचाई और दूरी। तो बहुत ही अच्छी है और आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली बच्चों, प्रश्नावली 8, ठीक है, प्रश्नावली प्रश्नावली 8, और इसका नाम है प्रश्नावली 8 का ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हाइट, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। ठीक है, अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो आपके यहां से अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आपको बच्चों एक तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो हमारी जो 2020-21 की जो बोर्ड परीक्षा होगी, ध्यान समझना, 2020-21 की जो बोर्ड परीक्षा है 10th क्लास की, उसमें इसमें से एक तो 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में यहाँ पर आपको साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो भी हार्ड क्वेश्चन है उनको हमें यहाँ पर नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। आई होप, मुझे विश्वास है बच्चों कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम सवाल करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8 का नाम है अपना ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले तो बेसिक रूप से बात कर लेते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे यहां पर एक चीज काम आने वाली है जिसका हम बार बार जिक्र करेंगे बच्चों, दृष्टि रेखा। ठीक है, ध्यान समझना, दृष्टि रेखा। अब ये दृष्टि रेखा क्या होती है? ठीक है, दृष्टि रेखा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये दृष्टि रेखा होती क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हमारी आंख के द्वारा, जैसे यहां पर हमारी आंख है, ठीक है, मैं आंख बना देता हूं, ये हमारी यहां पर क्या है बच्चों, आंख है। तो जब आंख के द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाता है, यानी जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर क्या है, बॉल है। तो जब हमारी आंख के द्वारा, इस आंख के द्वारा इस बॉल को देखा जाएगा, तो आंख और वस्तु को, ठीक है, यानी आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम बोलेंगे बच्चों दृष्टि रेखा। ठीक है, क्या बोलने वाले इसे सर हम दृष्टि रेखा कहने वाले हैं। वापस से समझिएगा, जब हमारी आंख के द्वारा, यानी व्यक्ति की आंख के द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाता है, तो आंख व बॉल को, यानी वस्तु को इसको हम वस्तु बोल देते हैं, तो आंख व वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसी को हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम दृष्टि रेखा कहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, अब यहां पर हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट कोण काम आएंगे जिन्हीं के बारे में हम जिक्र करेंगे। एक तो होगा उन्नयन कोण, ध्यान समझिएगा, एक तो है बच्चों पहला उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, और दूसरा काम आएगा हमारा यहां पर अवनमन कोण। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम अवनमन कोण, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम समझते हैं। तो पहले तो आपको समझ में आया होगा कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप समझिए कौन सी प्रश्नावली चल रही है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पर उन्नयन कोण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे सर? उन्नयन कोण के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों ये उन्नयन कोण क्या होता है? ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, किसे कहते हैं उन्नयन कोण? क्योंकि अभी तो इससे पहले हमने उन्नयन कोण के बारे में नहीं सुना, तो हम यहाँ पर उन्नयन कोण के बारे में सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब भी हमारे द्वारा, देखो, हम जब नीचे से ऊपर की ओर किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, जैसे समझिए हम, हमारी आंख है बच्चों ये वाले, ठीक है, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी आंख है। ठीक है, ध्यान समझना, अब आंख के द्वारा किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, हमारी आंख नीचे है, हम ऐसे करके कई बार नहीं देखते क्या, ऐसे करके देखते हो वस्तु को। ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, तो हम यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब
यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रेक्षक के द्वारा या आंख के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। इसे क्या कहने वाले हैं सर, इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी दृष्टि रेखा। और ये हमारी जो होगी ये वाली रेखा है इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसे हम कहने वाले हैं क्षैतिज रेखा। तो हम कहें कि जब व्यक्ति द्वारा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, नीचे से ऊपर की, देखो नीचे से कहां देख रहे हैं हम सर, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो व्यक्ति द्वारा जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो हम कह सकते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसी को हम कहने वाले हैं उन्नयन कोण। उसे क्या कहने वाले हैं, उन्नयन कोण कहेंगे। बात समझ में आया आपको कि जब व्यक्ति द्वारा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कहने वाले हैं, तो सर उसे हम उन्नयन कोण कहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, आप भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि जब व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति की जगह हम प्रेक्षक भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति यानी कि प्रेक्षक, देखने वाला, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला। तो जब व्यक्ति या प्रेक्षक द्वारा नीचे से ऊपर देखा जाता है, ठीक है, नीचे से कहां देखा जाता है सर, ऊपर देखा जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। ठीक है, और देखा जाता है, देखा जाता है। जब व्यक्ति द्वारा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो हम कहेंगे दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा सर, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा व दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब सर हम समझे कि उन्नयन कोण तभी बनेगा, उन्नयन कोण तभी बन सकता है जब आदमी, व्यक्ति कहां से देखे, नीचे से ऊपर की ओर देखे। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है इसका मतलब कौन सा कोण बनेगा, तो उस स्थिति में सर उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा जब व्यक्ति यानी कि प्रेक्षक द्वारा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये आडी वाले, ठीक है, क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, तो सर उसे हम कहने वाले हैं क्या, उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों हम अवनमन कोण की। किसकी हम बात करेंगे सर, अब अवनमन कोण की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। तो अब अवनमन कोण की बात कर लेते हैं, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अवनमन कोण, तो बच्चों अवनमन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये उन्नयन और अवनमन कोण समझेंगे तभी जाके हमारी ये प्रश्नावली होने वाली है। तो अवनमन कोण क्या होता है, तो अभी हमने बात किया कि उन्नयन कोण कब बनेगा, जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है। ठीक है, तो अवनमन कोण बच्चों तब बनेगा जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ठीक है, जैसे हम मान लो ऐसे देखते हैं, नीचे की ओर नहीं देखते है ना, किसी भी चीज को नीचे की ओर देखते हैं, तो जब व्यक्ति ऊपर से, यानी कि जैसे मान लो देखो अब हमारी जैसे आंख है, तो बच्चों अब हमारी आंख यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारी आंख अब यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, यानी छत से हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो अब ये तो हमारी क्या होगी सर, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, यानी कि बॉल और आंख को मिलाने वाली जो रेखा है ये तो हमारी होगी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, दृष्टि रेखा, और ये हमारी आंख के साथ जो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रेखा हो जाएगी सर, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये होगी क्षैतिज रेखा। बात समझ में आ रही है, तो यानी ये तो दृष्टि रेखा और ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो अब देखो ये हमारी दृष्टि रेखा और ये हमारी क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो इसके मध्य जो कोण बनेगा, इसके मध्य जो कोण बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, तो सर इसको हम कहने वाले हैं अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात समझे कि जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है बच्चों, तो ऊपर से, जब ऊपर से नहीं झांकते, ऊपर छत पे चढ़ के हम नीचे की वस्तु को देखते हैं। नीचे मान लो सड़क पे कोई भी गाड़ी जा रही होती तो हम उसको देख रहते हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसको देखते हैं, कोई सुंदर सी चीज आ रही होती है उसको देखते हैं। तो अब उस वस्तु को जब देखते हैं तो हमारी आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई सर, वो दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है, तो उसके और हमारी आंख की जो
हम कह सकते हैं इसके समांतर जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो अब उस क्षैतिज रेखा और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य यानी दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो सर उसको हम कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमारी आंख थी और यहाँ पर ये बॉल है, तो आंख और बॉल को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी, और हमारी ये वाली क्या है, क्षैतिज रेखा है सर, और इसके मध्य जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, तो सर इसको हम कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अब लिख लेते हैं कि जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ठीक है, नीचे की ओर देखता है, ठीक है, देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, तो सर वो कहलाएगा, बनने वाला जो कोण होगा उसे हम कहेंगे क्या, जल्दी बोलिए, तो सर उसे हम कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोण कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि अवनमन कोण कब बनेगा, तो अवनमन कोण तब बनेगा जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे, और उन्नयन कोण कब बनेगा जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे, ठीक है। किस किस के मध्य बनता है, तो बच्चों ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। तो अवनमन देखो उन्नयन, ध्यान देना, वापस से सुन लो, उन्नयन कोण व अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण ये किसके मध्य बनता है, याद रखिए इस बात को, उन्नयन कोण व अवनमन कोण जो होता है ये दृष्टि रेखा, ध्यान देना, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा के मध्य बनता है, रेखा के मध्य बनता है। बात समझ में आया। अब ध्यान देना कि उन्नयन कोण कब बनेगा जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे, और अवनमन कोण कब बनेगा जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखे, तब यह बनने वाला है, ठीक है। तो आयो बच्चों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि उन्नयन व अवनमन कोण क्या होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली में कुछ काम आने वाली चीजों के बारे में, ठीक है। तो बच्चों वैसे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा सूत्रों के बारे में, यानी आपने प्रश्नावली 6 में साइन कोस टेन के सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सूत्र काम आएंगे, जैसे एक तो आएगा आपका टेन सबसे ज्यादा काम आने वाला है, इसके अलावा आपका यहाँ पर साइन काम आएगा, और एक आपका आएगा यहाँ पर कोस काम, ठीक है। इन तीनों के आपको सूत्र याद होना चाहिए, किसके रूप में, लाल बटा कक्का के रूप में। बच्चों आपने बचपन में सूत्र पढ़ा होगा LAL, लाल बटा कक्का, KKA, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब यहां पर होता था, आपको पता होगा साइन, यहां पर कॉस थीटा यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर टेन थीटा होता था, ठीक है। और इसी प्रकार यहां पर होता था कोसेक थीटा, यहां पर सेक थीटा, और यहां पर होता था कोट थीटा, ठीक है। ओके तो सर अब यहां पर क्या होने वाला है, तो बच्चों अब ऊपर वालों देखो, अगर जैसे मेरे को साइन थीटा का सूत्र चाहिए, तो साइन थीटा का सूत्र बच्चों यहाँ पर एल का मतलब होता है लंब, पहले इसको समझ लो, ए का मतलब होता है आधार, ठीक है, और इस एल का मतलब फिर से क्या हो गया, लंब हो गया सर, ठीक है। अब इसी प्रकार इस के का मतलब सर यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ओके, इस के का मतलब भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ए का मतलब क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा, ओके बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर मुझे साइन थीटा का सूत्र निकालना है तो ऊपर वाले हमेशा, ध्यान देना बच्चों, नीचे आएंगे, और नीचे वाले हमेशा कहां जाएंगे सर, ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी ऊपर वाले नीचे आएंगे और नीचे वाले कहां जाएंगे, ऊपर। तो अगर मुझे जैसे अब देखो टेन थीटा का सूत्र चाहिए, किसका सूत्र चाहिए सर, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है, लंब बटा, एल का मतलब क्या हो गया, लंब, एल का मतलब हो गया लंब, और ए का मतलब क्या हो गया, आधार। तो यानी कि टेन थीटा का सूत्र आपको क्या याद रखना है बच्चों, लंब बटा आधार याद रखना है। इसी प्रकार साइन थीटा का सूत्र आपको क्या याद रखना है, अब देखो साइन थीटा ऊपर वाला कहां आएगा, नीचे, तो सर अब तो मुझे समझ में आ गया कि जो साइन थीटा होगा इसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होगा, यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा सर कर्ण हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से अब cos थीटा का सूत्र क्या होगा, तो सर cos थीटा का सूत्र भी अब मुझे पता चल जाए, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो इसका मतलब ऊपर यानी
आधार और नीचे कर्ण, तो इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, यही होगा ना। तो हमारे पास 3 सूत्र आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी आप याद रख सकते हो। अब जैसे मान लो आप कोशे का सूत्र निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। शे का निकालना है तो कर्ण बटा आधार होगा, और कोट का निकालना है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये 3 सूत्र यहाँ पर अगर याद हो जाते हैं आपको, तो बच्चों आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। और कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो ये पहली बात, तो आपको ये तीनों सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो जब याद हो जाएंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो पहला वापस से रिपीट कर लेते हैं। टेन थीटा का सूत्र क्या होगा सर, ये होगा लंब बटा आधार। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा हमारा आधार बटा कर्ण होगा। यानी इस प्रश्नावली में क्या क्या काम आने वाले हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों आगे हम बात करते हैं यहां पर बच्चों, जैसे हमने बताया कि 3 कोण यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, एक तो आएगा यहाँ पर 30 डिग्री, एक आएगा यहाँ पर 45 डिग्री, और एक आएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो सर ये क्या है, तो बच्चों आपने त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ी होगी। ठीक है, कोणों वाली प्रश्नावली 6 में आपने पढ़ी होगी, तो वहीं से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ज्यादा आपको याद नहीं करना। तो एक तो टेन वाले याद करने, एक इसके बाद साइन वाले याद करने, और एक आपको करने कॉस वाले याद। इसके अलावा आपको ज्यादा याद नहीं करने। ठीक है, अब जैसे मान लो टेन 30 डिग्री का मान आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको बताना है 1/√3। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि काम आने वाले हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा सर, ये 1/√3 होगा। इसी प्रकार टेन 45 डिग्री का अगर आपसे पूछा जाता है तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार टेन 60 डिग्री का जो मान होगा ये होता है √3। कितना होगा, √3 होगा। तो अच्छी तरह समझना है आपको, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा सर, √3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का जो मान होगा बच्चों, ये होगा 1/2। कितना होगा, 1/2 होगा। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का जो मान होगा, तो बच्चों ये होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 होता है। इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का जो मान होगा, तो ये होता है हमारा √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। बच्चों बस आपको यही याद रखना है। देखो, इनको हम सारणी की सहायता से भी याद करते हैं बच्चों, यानी सारणी की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको, क्योंकि सारणी बार बार हम देखेंगे नहीं, तो आपको इनको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, तभी जाकर के आपको अच्छी तरह से ये प्रश्नावली आ पाएगी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सर, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान जो होगा बच्चों, ये होगा √3/2। कितना होगा सर, √3/2 होगा। इसी प्रकार cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये 1/√2 होगा। कितना, 1/√2। यानी साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है उतना ही cos 45 डिग्री का मान होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बच्चों आपको cos 60 डिग्री का जो मान होगा, ये होगा हमारा 1/2 होगा। ठीक है, तो वापस रिपीट कर लेते हैं। cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन तीनों मानों को, इनके अलावा आपको कुछ यहाँ पर याद नहीं करना, और इसके अलावा आपके प्रश्नावली 8 में कुछ आएगा भी नहीं, लेकिन बस इनको याद आपको करना होगा बच्चों। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/√3, साइन 45 डिग्री का मान 1 होगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा सर, ये होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके अलावा आपको बच्चों एक और चीज याद रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाली है। ठीक है, वैसे आपने नाम सुना होगा बच्चों समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो सर ये तो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? तो सर ये 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जैसे अगर ये ABC एक त्रिभुज है और इसमें कोण भी, जैसे मान लो कि कोई सा भी एक कोण कितना हो 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहने वाले हैं? तो सर उसे हम कहने वाले समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ABC हमारे पास क्या हो गया सर? ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देना है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जैसे कोई सा भी त्रिभुज हो बच्चों, उसमें 3 भुजाएं होती है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है सर? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर भुजा का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 भुजाएं होती हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कर्ण की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम बात कर लेंगे लंब की, और नंबर 3 पे हम बात करेंगे आधार की। ठीक है, तो यानी 3 भुजाएं होती है बच्चों। यहाँ पर कर्ण को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? लंब को L से और आधार को A से लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कर्ण को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? लंब को L से और आधार को A से लिखने वाले। तो सर ये कौन कौन सी भुजाएं होती है? तो बच्चों ध्यान देना, समकोण के सामने वाली भुजा, हमेशा ध्यान रख लेना बच्चों, समकोण यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, जैसे हमारा ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कहलाएगी बच्चों कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ध्यान रखना इस बात का, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जैसे मान लो, अब दूसरी बात है, यानी यहाँ पर कर्ण में हम क्या लिख सकते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो सर उसे हम कहने वाले हैं कर्ण। ठीक है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कर्ण कहने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा लंब। क्या आता है बच्चों? लंब। ठीक है, अब लंब क्या होगा? तो बच्चों देखिए, अब हमारे पास 2 कोण बचे, एक तो कोण C और एक कोण A। अगर आपको कोण C दे रखा है, यदि आपको कोण C दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर कोण C है और ये आपको दिया गया है, तो आप ये बात ध्यान रखना, जो न्यून कोण, देखो 2 न्यून कोण, एक तो कोण C और कोण A, तो अब कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा जो होगी बच्चों क्या कहलाएगी? वो लंब कहलाएगी। तो बच्चों अगर इसी चित्र में देखिए, सेम टू सेम अगर यही चित्र है हमारे पास ABC, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण, और हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाई? कर्ण। लेकिन बच्चों अभी यहाँ पर कोण C था, यानी कोण C दिया गया था, लेकिन अगर सपोज डेट हमारे कोण A दिया गया होता तो फिर बच्चों ये वाली भुजा लंब नहीं होती। अभी यहाँ पर ये वाली भुजा लंब थी, क्योंकि हमने कहा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब यहाँ पर ये कोण ये वाला दे रखा है। ठीक है, समझिएगा बच्चों बात को, ये वाला कोण हमें दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? तो सर ये अब लंब कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी कोण दे रखा है, जो भी कोण आपको दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। और जो शेष भुजा बचती है बच्चों, शेष भुजा जो होगी उसे हम कहने वाले हैं आधार। उसे हम क्या कहेंगे? तो शेष भुजा को सर हम आधार कहेंगे। इसका मतलब हमें समझ में आया सर कि जैसे अगर मान लो ये वाला त्रिभुज है और इसमें समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी हमेशा, और ये अगर मान लो जैसे यहाँ पर कोण C दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो शेष भुजा जैसे यहाँ पर जो BC है ये हमारी आधार हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ पर कोण C नहीं देकर ये कोण A दे दिया होता तो हमारी जो BC भुजा ये लंब बन जाती, और जो शेष भुजा यानी AB जो है ये अब हमारे आधार का काम करती। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना, यानी कि देखो वापस से समझ लो, अगर मान लो हमारे पास त्रिभुज, जैसे एक और समझो, यहाँ पर P है बच्चों, P Q और R हमारा त्रिभुज है। ठीक है, P Q और R हमारा क्या है? P Q और R हमारा त्रिभुज है। अब देखिए ये हमारा क्या है सर? ये हमारा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा सर ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगी। अब जैसे मान लो हमारे कोण R दे रखा है, ठीक है, कोण R दे रखा है, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी सर? ये लंब कहलाएगी। और जो शेष भुजा बचेगी यानी QR जो हमारे पास बची है क्या कहलाएगी सर? ये आधार कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और डायग्राम से अगर हम समझे
एक और डायग्राम से अगर हम समझें, जैसे ध्यान देना बच्चों, अब हमारे पास जैसे मान लो ये समकोण दे रखा है, ठीक है, समझना ध्यान से, ये समकोण दे रखा है, अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ एल एम और एन है बच्चों, ठीक है, एल एम एन हमारे त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण दे दिया, ठीक है। अब ये समकोण के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी सर, ये तो कर्ण कहलाएगी, परमानेंट याद रखना, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको कोण एल थीटा दिया होता, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी सर, ये कहलाएगी लंब। जो भी कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती है बच्चों, ठीक है। और जो शेष भुजा बचती है उसको हम क्या कहने वाले हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये आधार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है, ठीक है। तो अब यहां पर अब किसी भी प्रकार की बच्चों आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको पूरा ये बेसिक रूप समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे कौन कौन से सूत्र काम आने वाले हैं, कौन कौन से कोण काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।